हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 27 कर रहे थे, अध्याय 27, जिसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, इग्नू बीए का ये है, इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे, इसके एक पार्ट इसका पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, बाकी के भी पार्ट आप वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसका बचा हुआ कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, थर्ड क्वेश्चन से आज हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, जो राजभाषा है हमारी, इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए किस तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केवल साहित्य ही नहीं चाहिए, बल्कि कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के लिए केवल ऐसे ही नहीं है कि साहित्य ही नहीं चाहिए, बल्कि उसमें काम करने वाले ऐसे व्यक्ति भी चाहिए जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति प्रशिक्षित हों, या अगर नहीं है तो उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रशिक्षण के संदर्भ में गृह मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं हैं। गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना नामक निकाय काम करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन कौन काम करता है, इसका नाम आप याद रखेंगे। गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना नामक निकाय काम करता है, इस निकाय का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्राग नामक परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, ये प्राग नामक जो परीक्षा है उसका आयोजन कराते हैं। ये प्राग की परीक्षा उत्तीर्ण करना कार्य साधक ज्ञान माना जाता है। ठीक है, ये परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें ये माना जाता है कि उन्हें कार्य साधक ज्ञान है। सरकारी कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी में कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत शिक्षण के लिए भेजें और उन्हें कार्य साधक ज्ञान दिलाएं। ठीक है, जो भी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी हैं, उनसे अपेक्षा उनको ये कार्य साधक ज्ञान दिलाने के लिए कहा जाता है कि उन व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत आना चाहिए और इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त 2 और संस्थाएं अपने अपने ढंग से प्राग परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाती हैं। एक संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राग के पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा आयोजित कराती है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने स्थान पर हिंदी में प्रशिक्षित ना हो सके, उनके लिए यह पूरक व्यवस्था है। दूसरी संस्था है केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो दिल्ली में है, जो 3 महीने के गहन शिक्षण द्वारा सरकारी अधिकारियों को प्राग की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाती है। ठीक है, ये परीक्षा 3 महीने की होती है। ठीक है, ये प्राग की परीक्षा 3 महीने के अंदर करानी होती है। तो 3 महीने के गहन शिक्षण द्वारा सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें ये परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें ये परीक्षा देनी होती है। हिंदी शिक्षण योजना का एक महत्वपूर्ण कार्य है टपकों और अशुलिपिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। देश के विभिन्न नगरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अंग्रेजी के टंग और अशुलिपि, इन पाठ्यक्रमों में हिंदी में टंकण और अशुलिपि का प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे हिंदी में भी टंकण और अशुलिपि का प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिससे वे आगे दोनों
भाषाओं में काम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वे दोनों ही भाषाओं में काम कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों के दोनों भाषाओं में काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन आदि की भी सुविधा है। दूसरा पॉइंट है, हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, इस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। यह संस्थान अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देता है। हिंदी के माध्यम से सेवा में प्रवेश लेने वाले लोगों के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, जो लोग सेवा से पूर्व ही हिंदी में प्रशिक्षित हो जाते हैं, उनके लिए बाद में हिंदी में दक्षता के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो लोग पहले से ही प्रशिक्षित हैं हिंदी में, उन्हें दोबारा से जरूरत नहीं है कि वो दोबारा से ऐसी कोई परीक्षा दें। लेकिन लोग हिंदी में काम कर सकें, इसके लिए हर विभाग समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। ठीक है, समय समय पर ऐसी कार्यशालाएं होती रहती हैं जिससे कि लोग आसानी से हिंदी में काम कर पाएं, और इन कार्यशालाओं में हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य अब भी सकारात्मक ढंग से प्रोत्साहन आदि के माध्यम से किया जाता है और किसी व्यक्ति को काम न करने की स्थिति में दंडित नहीं किया जाता। व्यक्तियों को प्राग की परीक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो इसमें काम नहीं कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति को अगर काम वो नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसे कोई दंड नहीं है। ठीक है, और व्यक्तियों को जो प्राग की परीक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति परीक्षा पास करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। हिंदी में पर्याप्त रूप से काम करने पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। जो विभाग हिंदी में काम करते हैं, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इससे राजभाषा सीखने वाले या टंकण कार्य करने वाले लोग उत्साह से हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो लोग काम करते हैं उनको भी वो उत्सुक रहते हैं, वो लोग भी खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। हिंदी के प्रयोग के विकास में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी में समाचार पत्रों को सूचनाएं देना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों पर समाचार वृत्त चित्र तैयार करना, संगीत नाटक प्रभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में जाकर नाटक प्रस्तुत करना, आजकल और बाल भारती पत्रिकाओं का प्रकाशन, आकाशवाणी से हिंदी में प्रशिक्षण तथा हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान कराने के लिए हिंदी के पाठों का प्रसारण आदि के द्वारा हिंदी को सर्व प्रचलित भाषा बनाने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, जगह जगह हर जगह ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसे प्रचलित बनाया जाए। तो तरह तरह के कार्यक्रम इसके लिए चलते रहते हैं, चाहे बाल भारती पत्रिकाओं का प्रकाशन हो या आकाशवाणी कार्यक्रम हो। ठीक है, चाहे टेलीविजन कार्यक्रम हो, इस तरह से चाहे कोई नाटक हो, संगीत हो, सबके माध्यम से हिंदी को प्रोत्साहित करने का काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको और कर लेते हैं तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आज के समय में हिंदी का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, हिंदी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। विदेशों में उसके नए आयाम सामने आए हैं। ठीक है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है तमाम अप्रवासी भारतीय इस भाषा के प्रचारक हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यहाँ से जाके, भारत से जाके दूसरे देश में बस गए हैं, लेकिन वो हिंदी के प्रचार प्रसार को वहाँ भी बनाए हुए हैं। दुनिया के सभी बड़े देशों के सामान्य विश्वविद्यालयों में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हुए उनके पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। हिंदी को लेकर लोग उत्साहित हैं। इधर हिंदी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों ने हिंदी के विकास में सराहनीय योगदान दिया है। इस भाषा में सर्वग्रहित की ऐसी शक्ति है कि इसमें समूची भाषाओं के तत्व सरलता से समा जाते हैं। ठीक है, सभी भाषाओं के तत्व इसमें समाये हुए हैं। हिंदी के प्रचार से हमारा तात्पर्य है कि देश के अधिक से अधिक लोग जो शिक्षा आदि के माध्यम से हिंदी नहीं सीख पाते हों, उनके लिए हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, यहाँ इनका उद्देश्य यहाँ समझने की कोशिश करिए। उद्देश्य क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से हिंदी नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस संबंध में राजभाषा आदेश में यह उल्लेखित है कि प्रचार के कार्य में जो स्वैच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जो स्वयं से अपनी इच्छा अनुसार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, उनको भी बढ़ावा मिले, आर्थिक अनुदान दिया जाए और उन्हें आर्थिक सुविधा भी दी जाए, आर्थिक अनुदान दिया जाए और उनके सहयोग से प्रचार कार्य को बढ़ाया जाए। भारत सरकार अब इसी दृष्टि से कार्य कर रही है और प्रचार के कार्य के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी समय समय पर लेती रहती है। ठीक है, जो सरकार है वो इनकी सहायता भी कर रही है और समय समय पर इनका सहयोग भी ले रही है। ऐसी जो भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनका हिंदी के लिए इस समय निम्नलिखित स्वैच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं। तो कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम नीचे दिए गए हैं जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रही हैं। वो स्वैच्छिक संस्थाएं क्या है? पहली है राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, दूसरी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा मद्रास जो कि चेन्नई में है, बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई में है, महाराष्ट्र राष्ट्रीय सभा पुणे में है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा जो बम्बई में है, हिंदी प्रचार सभा जो कि हैदराबाद में है, हिंदी विद्यापीठ देवघर में है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयाग में है और संसाधन विकास मंत्रालय जो हिंदी संसाधन विकास मंत्रालय है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हिंदी मिट गया है यहाँ पे। ये सभी संस्थाएं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती हैं। ये संस्थाएं अपने प्रकाशनों, संगोष्ठियों के आयोजन आदि के माध्यम से हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाती हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाएं अहिंदी भाषी प्रदेशों में हैं। इस प्रकार अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, एक और ऐच्छिक संस्था है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद। ठीक है, एक और शैक्षिक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, जो कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों का संगठन है। ठीक है, ये जो संस्था है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, ये सरकारी कार्यों में जो सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, व्यक्ति हैं, उनका संगठन है। यह संस्था उन व्यक्तियों को विविध प्रकार से
योजनाओं, प्रकाशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार का कोई भी कार्यालय जिसमें पर्याप्त संख्या में हिंदी में काम करने वाले हों, अपने कार्यालयों में परिषद की शाखा स्थापित कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सरकारी कार्यालय जो हो जिसमें कि पर्याप्त रूप से लोग हिंदी में काम करते हों, वो ऐसी परिषद का निर्माण कर सकते हैं। वो अपनी परिषद की शाखा बना सकते हैं और कार्य भी करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है। विदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए भारत सरकार की योजना है। ठीक है, विदेशों में भी हिंदी का प्रचार हो इसके लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत विदेशी छात्रों को भारत में हिंदी सीखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसे बच्चे जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके माता पिता विदेश में हैं इसलिए वो विदेश में रहते हैं, वो बच्चे भी हिंदी सीख सके, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार उन बच्चों को छात्रवृत्ति दे रही है। ठीक है, भारत सरकार अपने स्तर पर प्रचार आदि के लिए और कई योजनाएं चलाती है। भारत सरकार का कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी भाषी लेखकों को पुरस्कार तथा प्रकाशन अनुदान देने की योजनाएं चलाता है, नव लेखकों को प्रशिक्षण देता है, हिंदी भाषी राज्यों में प्रतिनियुक्ति करता है, जिससे देश में विद्वानों के बीच आदान प्रदान हो सके। इसी तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय अलग अलग पुस्तकों प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन सचिवालय मॉरिशस में कार्य करता है। ठीक है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है सचिवालय है वो कहाँ काम कर रहा है? वो मॉरिशस में काम करता है। अभी तक अनेक विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं अलग अलग जगह पे। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार और कार्य में गति आई है। ठीक है, हिंदी को इससे बढ़ावा मिला है, उसके प्रचार प्रसार में गति आई है। दूसरा पॉइंट इसमें है विकास की योजना। ठीक है, आप हेडिंग किसी तरह से हाईलाइट करके डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जितना भी याद रह जाता है आप लिख दीजिएगा। एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे ना, उतना आपको याद रह जाएगा जितना आपको लिखना जरूरी है एग्जाम में। भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों आदि का प्रकाशन हो। भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथ आदि का प्रकाशन हो। ठीक है, भाषा के विकास के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं कि पुस्तकें प्रकाशित हो, इनके संदर्भ वाले जो ग्रंथ होते हैं इनका प्रकाशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कोश ग्रंथों के निर्माण का कार्य करता है। हिंदी के लिए विविध प्रकार के कोशों का निर्माण, हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के लिए द्विभाषी तथा त्रिभाषी कोशों का निर्माण केंद्रीय हिंदी निदेशालय का दायित्व है। हिंदी के लिए उच्च स्तर के अध्ययन के लिए हिंदी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का दायित्व पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय का था। ठीक है, पहले ये दायित्व किसका था? पहले ये दायित्व जो था वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का था कि वो जो भी उच्च स्तर का की जो अध्ययन सामग्री है उसकी उन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उनके निर्माण का दायित्व केंद्रीय हिंदी निदेशालय का था। कार्य की अधिकता को देखते हुए और कार्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने के उद्देश्य से अब यही कार्य राज्य की हिंदी ग्रंथ अकादमी को सौंप दिया गया है। ठीक है, अब ये कार्य कौन कर रहा है? जो राज्य की हिंदी ग्रंथ अकादमियां भी अब ये काम कर रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक निकाय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार्य
करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो एक निकाय है वो इस तरह का कार्य करता है, जिसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के जो निर्माण होते हैं, निर्माणकार है वो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक शिक्षा विभाग है जो कि करता है। यह कार्य वास्तव में 1952 में ही शुरू हो गया था। ठीक है, ये काम कब स्टार्ट हो गया था? 1952 में, जब यह शब्दावली की आवश्यकता पर कार्यवाही कर रहा था। बाद में 1952 में आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, बाद में जो 1952 में आयोग की स्थापना की गई थी, तब यह कार्य आयोग को सौंप दिया गया था। आयोग देश के विभिन्न भाषा भाषी और संबंधित विषय क्षेत्र के विद्वानों के सहयोग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करता है। इस निर्माण में आयोग संविधान के अनुच्छेद 351 में बताए गए निर्देशों का पूरा पालन करता है। ठीक है, जो भी संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 351 में, उन सभी का पूरा पालन आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग ने ज्ञान विज्ञान के विषयों और प्रशासनिक शब्दावली के क्षेत्र में लगभग 4 लाख शब्दों का निर्माण किया है। इन शब्दावलियों को सुलभता से व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय शब्दावलियों के रूप में भी प्रकाशित करता है, जैसे डाक तार शब्दावली, रेल शब्दावली आदि। नए युग की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने अपने कार्यों का क्षेत्र विस्तार किया है। ठीक है, समय समय पर, कहने का मतलब ये है कि समय समय पर जैसी भी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता अनुसार जो आयोग है वो नई नई शब्दावली को तैयार करता है, नई नई शब्दावली लेकर आता है, उसका आविष्कार करता है। और इस समय कंप्यूटर के माध्यम से शब्दावली देने की पहल की है। ठीक है, इस समय आयोग क्या कर रहा है कि जो कंप्यूटर के माध्यम से शब्दावली देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, विकास का तीसरा आयाम तकनीकी विकास है। ठीक है, विकास का तीसरा आयाम क्या है? तकनीकी विकास है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं के लिए हमें टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक टंकण यंत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी में काम करने लायक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको पता होगा हमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। चाहे आपको कुछ ज़्यादा नहीं, अगर हिंदी टाइपिंग भी करनी है तब भी आपको हिंदी फॉन्ट को कंप्यूटर में डालना होगा। ठीक है, उसकी भी आवश्यकता आपको होगी। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के तकनीकी विकास के लिए एक निदेशालय स्थापित किया गया है। ठीक है, इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निदेशालय की स्थापना की गई है, जो इन सारे काम को देख सके, सुचारू रूप से चला सके, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ये किसके अधीन काम कर रहा है? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, और दूसरी तरफ इस कार्य को मानकीकरण ढंग से करने के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाता है। इसके साथ ही भारत सरकार के अन्य कई उपक्रम जैसे हैदराबाद को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद का CMC, पुणे का CDAC, मुंबई का नेशनल सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, अलग अलग जगह की जो भी संस्थाएं हैं उनके नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। और भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक विभाग इनकी देखरेख करता है। ठीक है, और भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग है वो इन सभी की देखरेख करता है, इनके काम की। थर्ड पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा कैसे उपयोगी है? जहां प्रचार और विकास में हिंदी भाषा को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी
हिंदी भाषा को बढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। जैसे कि प्रचार और विकास के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ाना अनिवार्य है, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। तभी आने वाली पीढ़ियां हिंदी के माध्यम से सक्षम रूप से काम कर सकेंगी। इसके साथ ही विभिन्न विकास और प्रचार प्रसार कार्यों से जुड़ पाएंगी। वो कार्यों में जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना और उन्हें इस काम में प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भाषा पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जब लोगों को इसकी जानकारी होगी, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाएगा, तभी लोग अब हिंदी को अच्छे से सीखेंगे और हिंदी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। यह शिक्षा विभाग का भी काम है। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो समय समय पर कई कदम उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि लगभग देश के सभी नागरिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का अध्ययन कर सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश के सभी बच्चे, सभी नागरिक जो हैं हिंदी भाषा का अध्ययन माध्यमिक स्तर पर कर लें। व्यवहार में लगभग पूरे देश में हिंदी में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की गई है कि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था है कि सभी लोग अपने व्यवहार में, बातचीत में, बोलचाल में हिंदी का प्रयोग कर सकें। केवल 2-1 राज्यों में हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, 1-2 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता नहीं है। देश के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषी तथा दूसरी भाषाएं बोलने वाले छात्र रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुभाषी देश है हमारा, यहाँ बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसे बच्चे रहते हैं जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी के अलावा। इसके लिए स्थानीय भाषा में शिक्षण प्राप्त करना कठिन हो जाता है और इसमें कई हिंदी के माध्यम से या हिंदी को विषय के रूप में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी के माध्यम से लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इसी उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है वो केंद्रीय स्तर पर की गई है, जिससे छात्र देश में कहीं भी हो हिंदी भाषा का अध्ययन कर सकें। ठीक है, देश में कहीं भी बच्चे रहते हो पर वो हिंदी को सीख सकें, हिंदी का अध्ययन कर सकें। उच्च स्तर पर अध्ययन के लिए या तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से अध्ययन के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालय हिंदी को विषय के रूप में और जहां संभव हो काम के रूप में अपनाएं। ठीक है, हिंदी को विषय के रूप में भी अपनाएं और जहां तक संभव हो उसे काम के रूप में भी अपनाएं। वो आज के समय में लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्च स्तर तक के अध्ययन में माध्यम भाषा है। सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी का उपयोग किया जा रहा है आज के समय में, और देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, और सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हिंदी के शिक्षण के साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि छात्रों को उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट उनका सिलेबस है वो भी उन्हें उपलब्ध हो। स्कूली स्तर पर राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे अपनी पुस्तकें तैयार करें, फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हिंदी विषय की तथा हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं और अन्य क्षेत्रों और राज्यों में ये पाठ्य पुस्तकें उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, सब जगह इस तरह की पाठ्य पुस्तकें तैयार होती हैं और सब जगह इनको उपयोग में भी लाया जाता है। हिंदी के अध्यापकों के प्रशिक्षण और हिंदी के अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने 1961 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, अध्यापकों को भी हिंदी का प्रशिक्षण मिल सके उसके लिए
भारत सरकार ने ऐसी स्थापना की थी केंद्रीय हिंदी संस्थान की 1961 में। यह संस्थान हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ हिंदी भाषा के अनुसंधान और हिंदी भाषा से संबंधित शोध ग्रंथों का प्रकाशन करता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के द्वारा भी हो सकती है, जिसके लिए भारत सरकार यथा आवश्यकता सहायता देती है। ठीक है, जितनी भी जरूरत होती है इन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। विकास के लिए अन्य क्षतियां, दूसरी और क्या क्या विकास की योजनाएं हैं इनको देख लेते हैं। पहले में साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा विदेश और भारतीय भाषाओं के उच्च कोटि के साहित्य के हिंदी अनुवाद निरंतर किए जा रहे हैं और इनके साथ साथ उनका प्रकाशन भी हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट है, ठीक है, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो विदेशी भारतीय भाषाओं के उच्च कोटि के साहित्य, जो कि विदेशी और भारतीय भाषाओं में अलग अलग भाषाओं में जो भी साहित्य उपलब्ध है उनका हिंदी में अनुवाद हो रहा है, हिंदी में अनुवाद निरंतर किया जा रहा है और उनका प्रकाशन भी किया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा। दूसरा, इंटरनेट की दुनिया में हिंदी पोर्टलों तथा हिंदी ब्लॉग पत्रकारिता ने हिंदी को संचार की अत्याधुनिकता से जोड़ा है। ठीक है, अब इंटरनेट के माध्यम से भी, इंटरनेट की दुनिया ने भी हिंदी के पोर्टलों, पता होगा आपके हिंदी के बहुत सारे पोर्टल नेट पे मिल जाते हैं और हिंदी ब्लॉग पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से भी हिंदी को संचार की अत्याधुनिकता से जोड़ दिया है। ब्लॉग और खुली पत्रिकाएं जिसमें स्वैच्छिक लेखन के जरिए बहुसंख्यक लेखक हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को वैश्विक बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधा के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में देवनागरी आपको पता होगा उपलब्ध है, तो देवनागरी के माध्यम से भी भारतीय भाषाओं के प्रयोग और सुविधा में विकास किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग और इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम भी उठाए गए हैं। ECIL हैदराबाद द्वारा कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया गया है। ठीक है, ECIL जो हैदराबाद में है के द्वारा कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्भाषिक अनुवाद सॉफ्टवेयर के कारण अनुवाद का कार्य सरल हुआ है। ठीक है, अनुवाद का कार्य सॉफ्टवेयर की सहायता से भी आजकल अनुवाद का कार्य हो रहा है, ट्रांसलेशन का कार्य हो रहा है। हिंदी की प्रायः सभी बड़ी पत्रिकाओं की ऑनलाइन उपलब्धता ने उनके प्रसार क्षेत्र को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। इससे हिंदी की लोकप्रियता को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर हिंदी समाचार चैनल ने हिंदी को लोकप्रियता प्रदान की है। ठीक है, जो हिंदी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कि आपका रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है, इंटरनेट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी हिंदी समाचार चैनलों ने हिंदी की लोकप्रियता में अत्यंत वृद्धि की है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस के हिंदी साहित्यकार और हिंदी भाषी जन हिंदी के विश्व रूप को संभव बना रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो देश हैं ये भी हिंदी में अपना योगदान दे रहे हैं। हिंदीतर राज्यों में मौलिक और अनुदित हिंदी लेखन निरंतर विकसित हो रहा है। ठीक है, जो दूसरे राज्य हैं, हिंदीतर जो राज्य है, इनमें भी हिंदी
का लेखन निरंतर हो रहा है। ठीक है, तेलुगु और मराठी भाषा भाषी साहित्यकार इसमें सर्वाधिक अग्रणी हैं। जो ऐसे साहित्यकार हैं जो तेलुगु हैं और मराठी हैं, वो भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इनका योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरे जो भी 1-2 चैप्टर बचे हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आपका एग्जाम तो 4 तारीख इसका एग्जाम है शायद। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। बाकी जो भी आपके पेपर हैं वो भी अच्छे से आप दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।